नमस्कार साथियों, राम राम। मैं बबलू धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से धरणीधर एग्रो क्लास से चित्तौड़गढ़ में स्वागत करता हूं। आइए अपन आज चर्चा करते हैं चट्टानों का अपक्षय के बारे में। आज अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। इस चट्टानों का अपक्षय के बारे में पढ़ने से पहले अपन ने चट्टानों के बारे में विस्तार से पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि चट्टानें क्या होती है, चट्टानों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं अपन, और उनके उदाहरण के बारे में अपन ने विस्तार से देखा था। और आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो चट्टानों का अपक्षय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चट्टानें जो टूटती है वो चट्टानों के टूटने के बाद में ही मृदा का निर्माण होता है, तो वो अपन उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन देखते हैं चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है। तो आज अपन अपक्षय का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो चट्टानों का जो अपक्षय होता है वो किस किस प्रकार से होता है, ये इसके कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में आज विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चट्टानों का अपक्षय। तो साथियों, जो चट्टानों का जो अपक्षय होता है वो अपक्षय का जो सीधा सा अर्थ होता है, जो ये अपक्षय होता है, अपक्षय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अपक्षय को इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग के नाम से अपन जानते हैं। अपक्षय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अपक्षय का अर्थ क्या होता है, टूटना होता है। क्या होता है, टूटना होता है, या इसी को अपन कह सकते हैं विखंडन होना होता है। विखंडन, विखंडन, या इसी को अपन बोल सकते हैं क्या, टूटना, विखंडन या विच्छेदन। विच्छेदन होना, यानी कि जो चट्टानों का जो अपक्षय होता है, तो अपक्षय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, टूटना होता है, या विखंडन होता है, या विच्छेदन होता है। ठीक है ना। तो अब इसकी अपन परिभाषा देखते हैं चट्टान अपक्षय की। तो अपक्षय का अर्थ तो होता है टूटना। तो इसी के सापेक्ष में अपन देखेंगे क्या, चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि क्या होता है, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, रॉक्स ऑफ वेदरिंग के नाम से अपन जानते हैं। तो चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है ना। अब जो मान लीजिए अपन ने चट्टान बना ली है कोई एक, मान लीजिए ये जो चट्टान, ये अपना धरातल हो गया और ये कोई चट्टान हो गई। जो ये चट्टान है ये किस टाइप की मान लो, अपन ग्रेनाइट टाइप की चट्टान मान लेते हैं अपन। ठीक है ना। ठीक है, ये जो चट्टान है वो किस टाइप की चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान होती है। अब इसका जो अपक्षय होगा, यानी कि ये धीरे धीरे टूटेगी, तो तो जो ग्रेनाइट से जो चट्टान बनती है वो किस प्रकार की मृदा बनती है, तो अम्लीय। जो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है वो टूट कर किस में बदलती है, तो वो धीरे धीरे आगे जाकर हजारों करोड़ों वर्षों में किस प्रकार की मृदा का निर्माण करता है, तो अम्लीय मृदा का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो ग्रेनाइट से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, अम्लीय प्रकार की जो मृदा होती है उसका निर्माण होता है। अब ये जो चट्टान होती है ग्रेनाइट, वो यहाँ से क्या होगी, धीरे धीरे इसका विखंडन होगा, टूटेगी। तो अब वो किस प्रकार से टूटेगी, तो वो जो टूटेगी वो टूटने के आधार पर इनको तीन तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे अपन, एक रासायनिक अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे, और एक अपन पढ़ेंगे जैविक अपक्षय। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं कि तीनों होते क्या। जो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है, मान लीजिए इसका ये वाला भाग, जो भौतिक जो कारक होते हैं, जैसे ताप हो गया, अत्यधिक वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई, तापमान हो गया, बिजली के कड़कने से हो गया, बर्फ के कारण क्या होता है, धीरे धीरे अत्यधिक तापमान बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो इसकी जो चट्टान होती है, इसका जो ऊपरी परत होती है वो क्या होने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। और कमजोर होकर वो क्या होगा, धीरे धीरे इससे अलग होने लगेगा और टूट जाएंगे छोटे छोटे कणों में, और आगे जाकर हजारों करोड़ों वर्षों में किसका निर्माण कर देगा, अम्लीय मृदा का निर्माण कर देगा। ये तो होता है भौतिक कारक। अब रासायनिक कारकों की बात करें, रासायनिक अपक्षय किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर जो इसका जो संगठन होता है, जो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है उसका जो संगठन होता है, रासायनिक इसके ग्रेनाइट चट्टान का अपना एक रासायनिक संगठन होता है। हर एक जो चट्टान होती है उसका अपना एक रासायनिक संगठन होता है, संरचना होती है, उसके कुछ अपने खनिज पदार्थ होते हैं उसके अंदर। तो जो ये संगठन होता है उस संगठन में क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन हो जाने के कारण क्या हो जाता है, ग्रेनाइट की जगह कोई दूसरा जो इसकी संरचना संगठन में जो तत्व पाया जाता है, उन तत्वों की जगह कोई दूसरा तत्व आ जाता है, तो उसे अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ये वाला भाग क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और आगे जाकर एक नई चट्टान का निर्माण करता है, या धीरे धीरे नए भागों में टूट जाता है, और ये क्या कर देता है, अम्लीय मृदा का निर्माण कर देता है हजारों
वर्षों के अंदर, ठीक है। ये तो होता है, इस प्रकार होता है रासायनिक अपक्षय होता है। जैविक अपक्षय की बात करें, जैविक जैविक अपक्षय में कौन आता है, तो पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गए, और इसके अलावा हुआ कुछ सूक्ष्म जीव हो गए। अब मानव की बात करें तो मानव क्या करता है, तो रेल निर्माण के लिए, इसके अलावा अपन देखते हैं कि विश्व में जो भी सरकारें होती है वो अपने विकास के लिए बड़े जो पर्वत पहाड़ होते हैं वहां पर उनको खोद खोद के सुरंग बनाते हैं, या आवागमन के लिए, रेल मार्ग के लिए, या अपन खनन का कार्य करते हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे यह चट्टानों को तोड़ते हैं, और धीरे धीरे जो उनके अवशेष होते हैं वो अवशेष आगे जाकर अवशेष किसमें बदल जाते हैं, मृदा, अम्लीय मृदा में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जो चट्टानों का जो अपक्षय होता है वो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से, एक तो होता है भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, और तीसरा होता है अपने जैविक अपक्षय। तो आप उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। तो आप अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहते हो तो परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्या होती है, तो चट्टानों का जो अपक्षय होता है वो क्या होता है, तो चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपने अपक्षय कहलाता है, ठीक। ये तो होता है इसकी परिभाषा। अब बात करें जो अपक्षय होता है, अपक्षय अपक्षय के प्रकार। तो जो साथियों जो अपक्षय के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो अपक्षय को 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा इसमें कौन सा, भौतिक भौतिक अपक्षय। कौन सा अपक्षय, तो भौतिक अपक्षय हो जाएगा। नंबर बी की बात करें तो नंबर बी हो जाएगा इसमें रासायनिक अपक्षय, रासायनिक रासायनिक अपक्षय हो जाएगा। और नंबर सी की बात करें तो नंबर सी हो जाएगा अपना जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय। तो ये 3 अपक्षय का प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है भौतिक अपक्षय होता है, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय होता है, और नंबर 3 होता है जैविक अपक्षय। तो अब आइए अपन इनमें विस्तार से चर्चा करते हैं कि भौतिक अपक्षय के बारे में अपने को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में इसको भौतिक अपक्षय को बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं, जैविक अपक्षय को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों इसके इंग्लिश मीन्स होते हैं। अब अपन देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं इसमें भौतिक अपक्षय के बारे में, देखते हैं कि भौतिक अपक्षय के अंदर ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो चट्टानों को तोड़ते हैं या उनके विखंडन का काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब उन पर अपन चर्चा करते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि जो भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय का अगर आपको कहीं पे भी अगर ये शब्द सुनाई दे भौतिक शब्द, तो भौतिक शब्द का अर्थ सीधा सा समझिएगा कि जो प्रकृति के अंदर जितने भी जो कारक होते हैं, प्रकृति के अंदर कौन कौन से कारक होते हैं, तो प्रकृति के अंदर तापमान होता है, इसके अलावा जल होता है, इसके अलावा वायु होता है, इसके अलावा अपने बर्फ हो गया, यानी कि जो स्वयं प्रकृति की जो देन होती है, ऐसे कारकों को अपन क्या कहते हैं, भौतिक कारकों के नाम से जानते हैं। तो भौतिक शब्द जहां पर भी आता है तो उसे आप अल्टीमेटली प्रकृति से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो भी कारक मौजूद होते हैं, चाहे वो हो गया जल हो गया, वायु हो गया, तापमान हो गया, अत्यधिक वर्षा हो गया, आकाशीय बिजली का कड़कना हो गया, इसके अलावा बर्फ हो गया, पाला हो गया, अत्यधिक तीव्र हवाएं हो गई, गर्म हवाएं हो गई, तो ये जितने भी जो कारक होते हैं ये सब प्राकृतिक कारक होते हैं। और ये सब प्राकृतिक कारकों को अपने भौतिक अपक्षय के अंदर पढ़ना है। तो अपन देखते हैं भौतिक अपक्षय। नंबर ए पर देखते हैं अपन कौन सा, भौतिक अपक्षय। अब भौतिक अपक्षय की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फिजिकल वेदरिंग के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक अपक्षय में कौन कौन से कारक आ जाएंगे, तो भौतिक अपक्षय की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो प्राकृतिक कारकों के द्वारा, प्राकृतिक कारकों के द्वारा चट्टान का अपक्षय होना, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन भौतिक अपक्षय के नाम से जानते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक कारकों के द्वारा चट्टान का अपक्षय होना क्या कहलाता है, अपने भौतिक अपक्षय के नाम से उसको अपन जानते हैं। अब अपन देखते हैं कि भौतिक अपक्षय के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो भौतिक अपक्षय के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, तो भौतिक अपक्षय के अंदर 4 से 5 चीजें आती है, उनके बारे में अपने को याद रखना है। पहला तो आता है इसमें जल आता है, दूसरा कौन सा आता है, तो जल के अलावा कौन आता है, वायु आता है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 आ जाएगा इसमें अपने जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, आकाशीय बिजली का कड़कना, आकाशीय
बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना, आकाशीय बिजली का कड़कना। नंबर फोर्थ की बात करें अपन तो तापमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। नंबर फिफ्थ की बात करें अपन तो नंबर फिफ्थ हो जाएगा अपने बर्फ हो जाएगा। नंबर सिक्स हो जाएगा अपने क्या, पाला, क्या हो जाएगा, पाला। अब अपन इनको एक विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि ये सभी चीजें कैसे चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं या उनको अलग करने का काम करते हैं, जो चट्टानों की जो सतह होती है उनको कमजोर करने का काम करते हैं। इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं, अपने को केवल छोटे से अपन इसको डायग्राम से या इसको अपन प्रैक्टिकली अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अपन इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी जो कारक दिखाई दे रहे हैं, 6 के 6 कारक भौतिक अपक्षय के, इन सभी कारकों को अपन विजुअली आंखों से इनको अपन ने देखा हुआ है कि अपने आंखों के सामने ये सारी घटना होते हुए अपन ने देखा है कि जल के द्वारा चट्टानें कैसे कमजोर होती है, वायु के द्वारा कैसे चट्टानें कमजोर होती है, आकाशीय बिजली से, तापमान और बर्फ और पाले से कैसे चट्टानें कमजोर होती है, इन सभी के बारे में अपन ने विस्तार से देखा हुआ है। तो आइए अपन एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि जल के द्वारा चट्टानें कैसे कमजोर होती है। तो जल की बात करें साथियों, तो जल के द्वारा चट्टानें कैसे कमजोर होती है। तो मान लीजिए ये कोई चट्टान है अपने, ये कोई अपने चट्टान है, ठीक है ना। ये मान लीजिए अपन मान लेते हैं ग्रेनाइट चट्टान ही मान लेते हैं। कौन सी चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है। तो इसमें जल क्या होता है, अपन ने कई बार देखा है कि अत्यधिक पानी का जो वेग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो पहाड़ी इलाकों में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर जो पानी का वेग होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान होती है, ठीक है ना। ये ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान पर मान लीजिए यहाँ पर वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, तो जो पहाड़ी पर्वत है, यहाँ पर पर्वत ग्रेनाइट जो चट्टान है, यहाँ पर इसमें पानी का वेग क्या है, बहुत ज्यादा है। पानी का वेग बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जो ग्रेनाइट जो चट्टान है, पानी है जो इसके स्पर्श से होता हुआ गुजरता है, तो अत्यधिक तीव्र वेग के कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे जो चट्टान होती है इसकी जो ऊपरी सतह होती है इसके कणों को क्या करता है, धीरे धीरे कमजोर करने लगता है और उसे अपने साथ में बहाकर ले जाता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे चट्टानें कमजोर होने लगती है। और अपने देखा हुआ भी है कि जो पानी होता है वो कई सारे लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार होता है। तो यानी कि जब भी बादल फटते हैं तो उसमें क्या होता है, अत्यधिक तीव्र बारिश होती है और तीव्र बारिश होने के कारण क्या होता है, अत्यधिक जल का जो प्रवाह होता है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। और तेज होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ के पूरे पहाड़ ऐसे कैसे ढह जाते हैं, बह जाते हैं पानी के साथ में। तो इस कारण इस प्रकार क्या होता है, जल के द्वारा क्या होता है, चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है और वो आगे जाकर हजारों करोड़ों वर्षों में क्या हो जाता है, धीरे धीरे मृदा का निर्माण करने लगती है। तो ये सारी घटना को अपन ने देखा हुआ भी है कि अपन कई बार न्यूज के अंदर भी पढ़ते हैं कि पानी के कारण बड़े के बड़े पहाड़ बह जाते हैं, ढह जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, करोड़ों वर्षों के बाद में क्या हो जाता है, मृदा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जल होता है जो भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होता है चट्टानों के। तो इसमें उम्मीद है आप सभी को इसमें थ्योरी लिखना है। थ्योरी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि जल के द्वारा कैसे अपक्षय होता है। तो उसमें क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का वेग बहुत ज्यादा होता है और पानी का वेग बहुत ज्यादा होने के कारण चट्टान के जो सतह होती है वहां से ये चट्टान को धीरे धीरे कमजोर करने लगता है और वहां से चट्टानों के जो कण होते हैं, जो कमजोर भाग होता है, पानी उसे अपने साथ में बाहर कर ले जाता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे चट्टान का अपक्षय होने लगता है और करोड़ों वर्षों के बाद में मृदा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जल के द्वारा चट्टान का अपक्षय होता है। तो इस प्रकार जल के द्वारा चट्टान का अपक्षय होता है। अब अपन देखते हैं वायु के द्वारा कैसे चट्टान का अपक्षय होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए ये चट्टान होती है। अब मान लीजिए जो हवा होती है, वो हवा का जो वेग है वो मान लीजिए 100 किलोमीटर पर हावर है या 200 किलोमीटर पर हावर है। तो ऐसी जब तीव्र हवाएं चलती हैं, तो ये तीव्र हवाएं चलेंगी तो ये पहाड़ है, कोई भी पहाड़ आ जाता है तो वो हवा क्या होगी, पहाड़ के यहाँ से क्या होगी, टकराएगी। ये हवा क्या होगी, पहाड़ से टकराएगी। हवा का जो वेग है वो 100 किलोमीटर पर घंटा है या 200 किलोमीटर, कई कई बार 300 किलोमीटर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हवा पहाड़ से टकराएगी। पहाड़ से टकराने के बाद में क्या होगी, ये हवा पहाड़ से टकराएगी तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा। प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो ये क्या करेगा, ये फोर्स लगाने का काम करेगा। तो चट्टान पर ये क्या हवा क्या लगाएगी, इस पर फोर्स दबाव बनाने का काम करेगी और फिर दबाव बनाने के बाद में क्या होगी, यहाँ पर ये ऊपर उठेगी। फिर ये जैसे हवा है, हवा इस पर दबाव बनाएगी, दबाव बनाने के बाद में ये क्या होगी, ऊपर की तरफ उड़ने लगेगी।
जैसे ये ऊपर की तरफ उठने लगेगी तो जो जहां पर ये हवा चट्टान को स्पर्श कर रही है, ये वाला जो भाग होगा इसका, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और इसके जो छोटे छोटे बारीक जो कण होंगे, वो कमजोर जो चट्टान होती है, वो छोटे छोटे बारीक कणों को हवा अपने साथ में अत्यधिक दबाव के कारण ऊपर उठेगी। ऊपर उठते ही ये जो चट्टान के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो कमजोर कण होते हैं, उनको अपने साथ में ये हवा अपने साथ में उड़ा कर ले जाएगी। और उड़ा के ले जाने के बाद में क्या करेगी, दूसरी जगह इनको पटक देगी। और वहां पर क्या हो जाएगा, हजारों करोड़ों वर्षों के बाद में ये की एक प्रोसेस चलती रहती है। और वहां आगे जाकर क्या हो जाएगा, एक मृदा का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार भी वायु के द्वारा क्या होता है, वायु के द्वारा नई मृदा का निर्माण होता है, वायु के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है। तो इस प्रकार से वायु के द्वारा भी क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है। तो ये अपन ने देखा, दो कारकों के बारे में देखा, एक जल के बारे में देखा, एक वायु के बारे में देखा। अब अपन देखते हैं आकाशीय बिजली के कड़कने से किस प्रकार से चट्टानें कमजोर होती है, चट्टानों का अपक्षय होता है, उनके बारे में देखते हैं। उम्मीद है आपको वायु और जल से किस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है वो आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं इसमें आकाशीय बिजली का कड़कना। अब अपन साथियों इसमें देखते हैं नंबर 3 के बारे में देखते हैं, आकाशीय बिजली का कड़कना। जब भी बिजली कड़कती है तो वो क्या होती है, आकाशीय बिजली का कड़कना। यानी कि जब बिजली कड़कती है तो उसमें क्या होता है, जब भी बिजली कड़कती है तो बिजली जब भी कड़केगी तो उसमें क्या होगी, तीव्र आग, या अपन कह सकते हैं तीव्र आग या ज्वाला निकलेगी। ठीक है ना। जब भी आकाशीय बिजली कड़कती है तो उसमें से क्या निकलती है, तीव्र आग या तीव्र ज्वाला निकलती है, जिसके कारण उसकी जो लाइटिंग होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। वो लाइटिंग होने के कारण जैसे वो चट्टानों के ऊपर पड़ती है, तो चट्टानों के ऊपर पड़ती है, मान लीजिए ये आकाशीय बिजली है जो यहाँ आकर गिरती है, वो तो यहाँ आने के बाद में गिरती है तो उसमें से क्या निकलती है, तीव्र ज्वाला निकलती है या तीव्र आग निकलती है। तो उससे क्या होती है, जो चट्टान होती है जहाँ पर वो गिरती है वहां पर वो बिजली क्या करती है, उस जहाँ पर वो गिरती है उस पार्ट को क्या कर देती है, कमजोर बना देती है। क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस टेम्परेचर के कारण क्या होता है, ये चट्टानें पिघल जाती है या इसके जो कण होते हैं वो पिघल जाते हैं और धीरे धीरे ये पार्ट कमजोर हो जाता है। और यहाँ से फिर ये जल के द्वारा, वायु के द्वारा यहाँ से बहाकर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक नई मृदा का निर्माण हो जाता है या चट्टानें कमजोर हो जाती है, चट्टानें टूट जाती है। इस प्रकार आकाशीय बिजली के कड़कने से क्या होता है, नई मृदा का निर्माण हो जाता है या आकाशीय बिजली के कड़कने से चट्टानों का विखंडन होता है। उम्मीद है ये इस क्रिया के द्वारा कैसे चट्टानों का अपक्षय होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं तापमान के द्वारा। तो तापमान के द्वारा उसी प्रकार होता है जैसे कि आकाशीय बिजली का कड़कने से, क्योंकि जो तापमान होता है वो किससे प्राप्त होता है, जो ताप होता है वो अपने को सूर्य सनलाइट से अपने को प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, जो तापमान होता है, तापमान के कारण चट्टानें कैसे कमजोर होती है। तो ये कोई चट्टान होती है तो इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए सूरज है अपने, ये सूरज है और यहाँ से क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर पहुंच रहा है। अब सूर्य की ओर, पृथ्वी की ओर पहुंच रहा है तो इसमें क्या होता है, जो चट्टानें अधिक ऊंचाई पर होगी वहां पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश है वो पहले पहुंच जाएगा। और पहले पहुंचने के कारण क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, इन चट्टानों को गर्म करेगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो भी पत्थर होता है वो पत्थर सुबह के टाइम पे तो गर्म नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है तो दोपहर के टाइम समय एक ऐसा आता है जहाँ पर जो पत्थर होता है, जो चट्टान होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होने के कारण इनमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्रैकिंग जैसी समस्या पैदा हो जाती है। भीतर की अपने को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन भीतर की से वो क्या होने लग जाते, कमजोर होने लग जाते, क्रैकिंग जैसी उनमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ये की ये जो क्रिया होती है, कि ये क्रियाएं लगभग सालों तक चलती है। ये की ये क्रिया क्या होती है, सालों तक चलती है। और सालों तक चलने के कारण क्या होता है, दिन में तो अत्यधिक गर्म होगी, रात में वापस ठंडी हो जाएगी। दिन में अत्यधिक गर्म होगी और रात में क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये की ये क्रिया सालों तक चलती रहती है। सालों तक चलने के कारण क्या होती है, यह भाग कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि यह जो पूरा पार्ट होता है ये मुख्य चट्टान से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और आगे जाकर धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और ये आगे जाकर एक मृदा का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से तापमान के द्वारा चट्टान का विखंडन होता है, अपक्षय होता है, टूटती है। तो उम्मीद है किस प्रकार तापमान से चट्टानें टूटती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं बर्फ से
बर्फ के द्वारा किस प्रकार चट्टानें टूटती है उसके बारे में अपन देखते हैं। बर्फ के द्वारा किस प्रकार चट्टानें टूटती हैं, तो बर्फ से देख लेते हैं। अब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, बर्फ बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो जो बर्फ है वो बर्फ अल्टीमेटली कहाँ पर जमा हुआ है, तो वो चट्टान के ऊपर ही बर्फ जमा हुआ होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो चट्टान होती है वो एक समान नहीं होती है। किसी की जो चट्टान होगी वो किसी का जो शेप होगा वो बहुत बड़ा होगा, किसी का शेप बहुत छोटा होगा, किसी का शेप थोड़ा मीडियम साइज जो जो शेप होगा वो अर्धचंद्राकार होगा, किसी का शेप होगा जो वो थोड़ा और इससे और छोटा होगा, किसी का ऐसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार चट्टानें पाई जाती है। और चट्टानें जो होती है वो इसी में क्या होता है, बर्फ जमा रहता है। अब जो कोई पार्ट छोटा होगा तो यहाँ पर बर्फ जमी होगी, और कोई पार्ट बड़ा है तो यहाँ पर बर्फ जमी होगी। ठीक है ना, यहाँ पर बर्फ जमी होगी। तो क्या होता है कि जो चट्टान होती है उनमें कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर बर्फ वहां पर फंस जाता है अंदर की तरफ। और फंस जाने के कारण क्या होती है, धीरे धीरे उस पाको में क्या करता है, उसके साथ में अभिक्रिया करने लगता है। और जैसे ही अपन देखते हैं कि अपन कई बार न्यूज में सुनते हैं कि पूरे का पूरा बर्फ हो जाता है, जो बर्फ का पहाड़ टूटकर नीचे की तरफ आने लगता है। तो वो इसी कारण से होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करता है, चट्टान का वो जो चट्टान होती है, चट्टान के अंदर बर्फ धस जाता है, और धस जाने के कारण क्या हो जाता है, वो उसके अंदर फंस जाता है। और अपन जानते हैं कि जो बर्फ होता है, बर्फ का जो आयतन होता है वो पानी से क्या हो जाता है, कम होता है, यानी कि उसके अंदर हवा भरी रहती है। जैसे बर्फ बनेगा और बर्फ के अंदर हवा भर जाती है, तो अंदर की तरफ हवा रहती है, लेकिन उसका आयतन क्या हो जाता है, क्षेत्रफल फूल जाता है। जैसे वो पानी बनेगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही वो वापस बर्फ बनेगा, बर्फ बनने के कारण उसका आयतन क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब मान लीजिए जो चट्टान का ये वाला जो हिस्सा है, ये चट्टान का ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर क्या होगा, एक समय में तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। पानी है जो जो खाली जगह है इसके अंदर बर्फ आ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल ही पानी होकर बाहर निकल जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, जैसे अगर इसके अंदर पानी भरा रहेगा तो पानी होगा, तो पानी का आयतन कम होता है, तो वो चट्टान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे वो बर्फ बनेगा तो ये क्या होगा, फूलने लगेगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो बर्फ होता है, बर्फ का जो आयतन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस चट्टान को बर्फ फूलेगा तो चट्टान को भी थोड़ा उसमें उसकी जो संरचना होगी उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा, वो भी फूलने का प्रयास करेगी, दूर जाने का प्रयास करेगी। जिससे कारण क्या होता है, ये वाला जो चट्टान का जो हिस्सा होगा वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और कमजोर होकर एक समय ऐसा आएगा, यही क्रिया सालों तक चलती रहती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे चट्टान से वो पार्ट अलग हो जाएगा, कमजोर वाला। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्या होता है, चट्टान धीरे धीरे टूटती है, और आगे जाकर कई वर्षों के बाद में, करोड़ों वर्षों के बाद में क्या हो जाता है, एक नई मृदा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार बर्फ से किस प्रकार चट्टानें टूटती है, तो वो इस प्रकार टूटती है, उसके जो खाली जो जगह होती है वहां पर बर्फ बन जाता है। बर्फ का जो आयतन होता है वो जल से अधिक होता है। तो यही क्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके कारण चट्टानें कमजोर हो जाती है, और एक चट्टान जो मूल चट्टान होती है उससे टूटकर एक नई चट्टान, छोटी चट्टान का निर्माण कर देती है, जो आगे जाकर और छोटे छोटे भागों में टूटती जाती है, और एक समय आने पर एक मृदा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से बर्फ के टूटने से क्या होता है, नई चट्टान का निर्माण होता है, या नई मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बर्फ के कारण किस प्रकार चट्टान का अपक्षय होता है वो अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं पाले के द्वारा। जो पाला होता है, पाला सबसे पहले कहते हैं किसे, फ्रोस्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फ्रोस्ट के नाम से इसको अपन जानते हैं, कि फ्रोस्ट के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, पाला क्या होता है, तो पाला का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्या होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, पत्तियां फट जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पाला कहते हैं। तो पाले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होना क्या कहलाता है, पाला कहलाता है। जिसके कारण जो कोशिकाओं के अंदर जो जीवित जो पदार्थ होता है उसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो जम जाता है, और जमने के कारण कोशिकाओं का आयतन बढ़ जाता है, और कोशिकाओं का आयतन बढ़ने से वो फट जाती है, तो वो मृत हो जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। इसके बचाव के लिए अपन धुआं करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करते हैं, 0.1% के हिसाब से सिंचाई करते हैं। वो अपन जब एग्रोनॉमी में पढ़ाएंगे उसके अंदर विस्तार से इसको चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं कि पाले से चट्टानें किस प्रकार टूटती है। तो क्या होता है कि चट्टानें ऐसे तो है नहीं कि जो चट्टान होती है वहां पर पेड़ पौधे वनस्पति नहीं पाई जाती। तो जो चट्टान होती है यहाँ पर क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, कई प्रकार की वनस्पति
चट्टानों के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना। चट्टानों के ऊपर वनस्पति पाई जाती है, तो वनस्पतियों के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाओं के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। तो मान लीजिए ये वनस्पति है और इसकी जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें भी होंगी, तो जड़ों के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं होती है, और कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म एक होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक होता है अपने प्रोटोप्लाज्म होता है, तो दोनों पाए जाते हैं। तो क्या होता है, अत्यधिक जब 0 डिग्री से कम तापमान हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो कोशिकाएं होती है जड़ों के अंदर, वो क्या हो जाती है, जम जाती है, उनका जो तरल पदार्थ हो जाता है वो जम जाता है, और जम जाने के कारण उनका क्या होता है, आयतन बढ़ने लगता है, आयतन बढ़ता है तो वो फट जाती है। तो जैसे ही इन कोशिकाओं का आयतन बढ़ता है, तो ये क्या कहाँ पर होती है, जड़ें जो होती है वो चट्टानों के भीतर पाई जाती है, जो चट्टानों के ऊपर जो छोटी मृदा की जो परत होती है वहां पर पाई जाती है। वहां पर पाए जाने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे ही इनका आयतन फूलता है, कोशिकाओं का आयतन फूलता है, तो बाहर की तरफ ये क्या लगाने लगती है, दाब लगाने लगती है। तो ये जो दाब लगता है वो दाब कहाँ पर लगता है, जो ये बाहर की तरफ क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, प्रेशर जनरेट करेगी। प्रेशर जनरेट करने के कारण क्या होगा, जो जो दाब लगेगा वो चट्टान के ऊपर लगेगा, और चट्टाने क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। अब ये चट्टाने जैसे ही कमजोर होगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चट्टाने क्या होगी, मूल चट्टान से क्या हो जाएगी, अलग होने लग जाएगी, मूल चट्टान से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और आगे जाकर किसका धीरे धीरे और इससे कई सारे छोटे छोटे पार्ट होने लग जाएंगे, और आगे एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी क्या करेगा, मृदा का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, पाले के द्वारा भी चट्टान का अपक्षय होता है। उम्मीद है आप सभी को किस प्रकार भौतिक अपक्षय के अंदर जो कारक होते हैं, जल, वायु, आकाशीय बिजली का कड़कना, तापमान, पाला हो गया, इसके अलावा अपने बर्फ होगा, ये किस प्रकार चट्टान का अपक्षय करते हैं वो अपन ने देखा। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं कि भौतिक अपक्षय में अपन ने देखा कि किसकी परिभाषा क्या होती है, वो सारी चीजें अपन ने देखा, और इसे चट्टानें कैसे कमजोर होती है, कैसे चट्टानें टूटती हैं, ये चट्टानों का भौतिक जो कारक होते हैं उसके कारण अपक्षय किस प्रकार होता है, वो सारी चीजें अपन ने देखने का प्रयास किया है। अब अपन देखते हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में देखना है। तो अपना जो ए नंबर था वो था भौतिक अपक्षय। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, क्योंकि जो मेन जो शब्द है इसके अंदर वो अपन ने इन शब्दों को से कैसे अपक्षय होता है वो सारे अपन ने देखा हुआ भी है। क्योंकि अगर अपन चट्टानों का अपक्षय तो नहीं देखा होगा अपन ने, लेकिन किस प्रकार जल होता है, वायु होता है, तापमान, बर्फ, ये जो सारे जो क्रियाएं होती हैं ये मृदा को भी प्रभावित करते हुए मृदा के अंदर छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। वो जो पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे टूट गए, इन्हीं पदार्थों के कारण क्या होता है, धीरे धीरे टूट कर एक बड़ी चट्टान के रूप में विकसित हुए थे। लेकिन उन सभी उस चट्टान पर ये सारे कार्य करने के कारण वो क्या धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों में टूट गए। और अपन ने देखा अभी है कि पत्थरों को जो अपने खेतों में पत्थर होते हैं उन सभी पर ये सारे जब काम करते हैं, जो कारक होते हैं ये अपक्षय के दौरान ये सारे काम करते हैं, तो जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको भी कमजोर कर देते हैं और एक मृदा के रूप में विकसित कर देते हैं। तो अपन इन सभी कारकों को देखा हुआ भी अपनी आंखों के द्वारा, तो अपन इनके जो थ्योरी है वो आसानी से लिख सकते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि भौतिक अपक्षय से के कौन कौन से कारक है जो मृदा का अपक्षय सूर्य चट्टानों का अपक्षय करते हैं। तो ये 6 के 6 कारक है, अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। और भौतिक अपक्षय के जो कारक है उनको याद करने का आसान सा तरीका है, जो प्रकृति के अंदर जो मौजूद जो सारी चीजें हैं उन सभी को अपन क्या कह सकते हैं, भौतिक कारक कह सकते हैं। तो प्रकृति के अंदर जल मौजूद है, वायु मौजूद है, आकाशीय बिजली का कड़कना मौजूद है, तापमान है, बर्फ है, पाला, ये सब नेचुरल क्रियाएं हैं। ये अगर जिस दिन पृथ्वी समाप्त होगी उस दिन ये सारी क्रियाएं जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उम्मीद आप सभी को समझ में आएगा टॉपिक भौतिक अपक्षय, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल वेदरिंग के नाम से अपन जानते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं अपन रासायनिक अपक्षय के बारे में, देखते हैं कि रासायनिक अपक्षय से किस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, उनके बारे में विस्तार से अपन देखते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अपक्षय। अब अपन रासायनिक अपक्षय की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि
केमिकल वेदरिंग किस नाम से जानते हैं इसको? इंग्लिश में तो अपन केमिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। अब आइए इसमें समझते हैं कि होता क्या है। तो इसका जो रासायनिक अपक्षय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कोई भी ये चट्टान में मान लीजिए, ये कोई भी चट्टान है, इस चट्टान पर क्या होता है, पहले तो अपन ने देखा भौतिक अपक्षय के बारे में देखा था कि भौतिक अपक्षय के दौरान जो कोई भी पार्ट होता है, प्राकृतिक जो कारक होते हैं, वो चट्टान के कुछ भाग को कमजोर कर देते हैं, उससे जो अपक्षय होता है उसे अपन भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है, जो इनका जो अपन जब चट्टानों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो हर एक चट्टान का अपना विशेष क्या होते हैं, उसका संरचना होती है, विशेष उसकी संरचना होती है, उसका संगठन होता है, क्या होता है, उसकी विशेष अपनी संरचना होती है, विशेष उसका अपना एक संगठन होता है जिसमें कई सारे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो विशेष उसकी आकृति होती है, विशेष उसका आकार होता है, उसके कुछ विशेष गुण होते हैं। तो ऐसे कई सारे चट्टानों की विशेषताएं होती है, तो उस विशेषताओं में ये सारे उसकी विशेषताएं होती हैं। तो जब अपन चट्टानों का अध्ययन करते हैं, तो वो जो चट्टानों को अपन अध्ययन करते हैं, तो ये जो सारे अपन जो कैरेक्टर देख रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर किसके अंदर आते हैं, जो रासायनिक प्रकृति होती है उन सभी के अंदर ये सारे कैरेक्टर आते हैं। उसकी संरचना किस प्रकार की, संगठन, आकृति, आकार कैसा है, उसके क्या क्या गुण है, तो ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं, ये सारे कैरेक्टर किस में आते हैं, तो उसके रासायनिक प्रकृति के अंदर आते हैं। तो रासायनिक प्रकृति में क्या होता है, तो ये सभी का परिवर्तन हो जाता है, किसमें हो जाता है परिवर्तन, जो भी अपन ये पांचों कारक देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, इन पांचों कारकों क्या होता है, किसी चट्टान में पांचों पाए जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। तो इन सभी में परिवर्तन हो जाता है, उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन, आमाप में परिवर्तन हो जाता है, इसके अलावा उसके आकार, गुण में सभी में परिवर्तन हो जाता है। तो जब परिवर्तन हो जाता है किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, तो इसके कारण क्या हो जाते हैं, जो मूल चट्टान होती है वो कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे टूटने लगती है, या उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय के नाम से अपन जानते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि जो रासायनिक अपक्षय होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसे विषय, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं आती है जिसके द्वारा रासायनिक अपक्षय होता है, या रासायनिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा रासायनिक अपक्षय से चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो रासायनिक अपक्षय की परिभाषा की बात करें अपन, तो इसमें क्या होता है, चट्टानों चट्टानों की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है, चट्टानों की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है और इससे चट्टानें कमजोर हो जाती है। क्या होता है इसमें, तो अपन ने देखा कि चट्टानों की जो रासायनिक प्रकृति होती है, अब रासायनिक प्रकृति में उसकी संरचना, हर एक चट्टान की विशिष्ट संरचना होती है, संगठन होता है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं या खनिज पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं, उनके अपनी आकृति होती है, आमाप होता है, उनके पर्टिकुलर अपने गुण होते हैं, उन सभी गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और ये परिवर्तन किसके कारण होता है, तो वो रासायनिक क्रियाएं होती है, उसके द्वारा ये परिवर्तन होता है, और इससे चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इससे चट्टानें कमजोर हो जाती है। और इस प्रकार का जो अपक्षय होता है, इस प्रकार के अपक्षय को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय के नाम से अपन जानते हैं। चट्टानें कमजोर हो जाती है और इस प्रकार के अपक्षय को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है ना, ये उम्मीद आप सभी को ये इसकी परिभाषा क्या है वो समझ में आ गई होगी कि चट्टानों की रासायनिक प्रकृति होती है, प्रकृति में अपन ने देखा इसकी विशेष संरचना होती है, विशेष संगठन होता है इसका, विशेष इसकी आकृति होती है, विशेष इसका आकार होता है, विशेष इसके माप होता है, विशेष इसके पर्टिकुलर हर एक चट्टान के गुण होते हैं, उन गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब वो परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो परिवर्तन होता है। ठीक है, वो कैसे होता है अभी अपन आगे देखेंगे।
परिवर्तन होता है, उससे क्या होता है, चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो जाती है तो इस प्रकार के जो अपक्षय होता है, इस प्रकार के अपक्षय को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय के नाम से अपन जानते हैं। अब अपन देखते हैं कि रासायनिक अपक्षय में ऐसे कौन सी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिस जो क्या करते हैं, इसके रासायनिक जो इसके जो प्रकृति होती है, रासायनिक प्रकृति उसको परिवर्तन करती है, उन सभी के बारे में अपन देखते हैं। तो रासायनिक अपक्षय के अंदर कौन कौन से रासायनिक अपक्षय के प्रकार, या तो अपन कह सकते हैं क्या, रासायनिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार अभिक्रिया या प्रक्रिया, जिम्मेदार अभिक्रिया या प्रक्रिया कौन कौन सी, यानी कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, अभिक्रिया है जिसके कारण क्या हो जाता है, उनका जो चट्टान होते हैं उसके रासायनिक प्रकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला अपन देखते हैं कि जल विश्लेषण के बारे में देखेंगे। जल विश्लेषण किसके बारे में, जल विश्लेषण के बारे में देखेंगे। नंबर सेकंड देखेंगे अपन जल योजन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, जल योजन के बारे में। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड अपन देखेंगे विलियम के बारे में देखेंगे, विलियम सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। नंबर फोर्थ की बात करें अपन, नंबर फोर्थ पर अपन देखेंगे क्या, कार्बोनेटीकरण के बारे में देखेंगे, कार्बोनेटीकरण के बारे में देखेंगे। नंबर फिफ्थ की बात करें अपन तो अपचयन के बारे में देखेंगे अपन, अपचयन के बारे में देखेंगे। नंबर 6 की बात करें तो अपन ऑक्सीकरण के बारे में देखेंगे, ऑक्सीकरण के बारे में देखेंगे। तो ये जो 6 जो प्रमुख कारक होते हैं या प्रमुख अभिक्रियाएं होती हैं, जल विश्लेषण, जल योजन, विलयन, कार्बोनेटीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा जो चट्टानों की जो रासायनिक प्रकृति होती है उनको परिवर्तन करने के लिए 6 अभिक्रियाएं जिम्मेदार होती है। तो अब आइए एक एक करके इन सभी के बारे में देखते हैं कि जल विश्लेषण क्या होता है, जल योजन क्या होता है, विलयन क्या होता है, कार्बोनेटीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण की बात करें तो इन सभी के बारे में अपन देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं इन सभी 6 के 6 जो अभिक्रिया हैं इन सभी के बारे में एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रासायनिक अपक्षय में देखते हैं जल विश्लेषण के बारे में, जल विश्लेषण के बारे में देखते हैं। जल विश्लेषण में क्या होता है, तो जो चट्टानों के जो मुख्य जो खनिज होते हैं, चट्टानों का जो मुख्य जो खनिज होता है वो किसके संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है। और जल के संपर्क में आने के कारण क्या होता है, जो जल का अणु होता है वो किस में टूटता है, तो एक तो H+ में टूटता है और एक होता है OH- में टूटता है। तो उसमें जो H+ होता है वो जो चट्टान का जो मुख्य खनिज होता है उसकी जगह हाइड्रोजन आयन आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, चट्टानें कमजोर हो जाती है और एक नई चट्टान का निर्माण हो जाता है। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है और एक आगे जाकर ये इनका विखंडन होने लगता है और किसका निर्माण करता है, मृदा का निर्माण करता है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो जल विश्लेषण में क्या होता है, चट्टान का जो मुख्य खनिज होता है, चट्टान का मुख्य खनिज, चट्टान का मुख्य खनिज, जो चट्टान का जो मुख्य खनिज होगा, खनिज जल के संपर्क में जल के संपर्क में चट्टान का मुख्य खनिज क्या होता है, जल के संपर्क में आता है। तो इसमें अपन कोई सा भी एक खनिज मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अपन मानते हैं माइक्रोक्लाइन मानते हैं। तो इसकी एक अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, तो अपन देखते हैं इसमें होता है कि KAlSi3O8, ठीक है ना। ये एक खनिज होता है चट्टान का, ये मुख्य खनिज होता है, इसको बोलते हैं कि माइक्रोक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो खनिज होता है ये किसके संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, ठीक है ना।
जल के संपर्क में आ गया। अब क्या होता है, जो अपन जानते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी, अगर अपन आपने 9th-10th के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी होगी या एक रासायनिक अभिक्रिया नाम से एक चैप्टर आता है, अगर उसके बारे में देखा होगा आपने, तो उसमें क्या देखा होगा कि आपने जो जल का जो अणु होता है, वो जल का अणु किस में टूटता है, तो जल का अणु टूटता है अपने किस में, एक तो टूटता है H+ में टूटता है और OH- में टूटता है। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से 10 तक अपन ने इसके बारे में कई बार पढ़ा है कि जो जल का जो अणु होता है वो किस में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। वाटर का जो कंपाउंड होता है वो किस में टूटता है, तो वो H+ में टूटता है और एक टूटता है OH- में टूटता है। अब जो अपन ने ये भी देखा था कि 6 से अपन 10 तक पढ़े थे अपन, तो उसमें अपन ने देखा है कि जो H+ जो अणु होता है वो किसके माइनस के साथ में जुड़ता है, और OH जो OH- होता है ये किसके साथ में जाकर जुड़ता है, तो पॉजिटिव आयन के साथ में जुड़ता है। तो अब इसमें क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, जल के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, तो ये आगे चलकर क्या बनाता है, तो इसका जो ये वाला, तो क्या होता है, ये वाला जो आयन होता है, ये तो होता है क्या, ये किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो ये ब्रेक डाउन होता है अपने, एक तो होता है किसमें, पोटेशियम आयन में ब्रेक डाउन होता है, एक होता है ये AlSi3O8, इसी को बोलते हैं क्या, एल्यूमिनियम सिलिकेट के नाम से अपन जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये इस पे क्या होता है, माइनस आवेश पाया जाता है, सॉरी ठीक है ना, माइनस आयन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन का जो अणु होगा, हाइड्रोजन का अणु किसके साथ जाकर अटैच होगा, ये तो इसके साथ में जाकर अटैच होगा, और OH- आयन है, OH- आयन किसके साथ में आकर जुड़ेगा, के जो पोटेशियम हो इसके साथ में आके जुड़ जाएगा। तो इससे क्या जो नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा अपने HAl, क्या बनेगा, HAlSi3O8 प्लस क्या बनेगा, KOH बनेगा। या इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, K+OH- अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आपके सुविधा के अनुसार आप किसी भी प्रकार इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका तो नाम था, इसका नाम क्या था अपने, इसका तो नाम था अपने माइक्रोक्लाइन था, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अम्ल सिलिकेट। इसका नाम क्या है, अम्ल सिलिकेट, अम्ल सिलिकेट। तो क्या होता है, जो चट्टान का जो मुख्य खनिज होता है, चट्टान का मुख्य खनिज कौन सा हो गया, माइक्रोक्लाइन हो गया। और ये किसके साथ आता है, किसके संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है। जल के संपर्क में आने पर ये क्या बनाता है, तो जल के संपर्क में आने के बाद में क्या अम्ल सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, चट्टानें कमजोर हो जाती है, और चट्टानें कमजोर होकर धीरे धीरे टूटने लगती है। तो इस प्रकार माइक्रोक्लाइन से क्या बनता है, अम्ल सिलिकेट बनता है, जिससे यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कंप्लीट होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है, जल विश्लेषण हो जाएगा। तो जल विश्लेषण के दौरान क्या होता है, चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होती है। किस प्रकार कमजोर होती है, तो चट्टान का मुख्य खनिज जल के संपर्क में आता है, तो जल के संपर्क में आने पर वो क्या बनाता है, अम्ल सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण चट्टानें कमजोर होती है और एक नई चट्टान कमजोर चट्टान का रूप ले लेती है और यही क्रिया आगे चलती रहती है। तो जिससे क्या कारण क्या होता है, धीरे धीरे चट्टानें छोटे छोटे रूप में टूटती जाती है और आगे जाकर एक मृदा का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार जल विश्लेषण अपने कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या जल योजन, किसके बारे में देखते हैं, जल योजन के बारे में देखते हैं। जल योजन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जल योजन का अर्थ होता है, नंबर 2 हो जाएगा क्या, जल योजन। योजन का अर्थ, योजन शब्द जहां पर भी आपको दिखाई दे, योजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जुड़ना। तो इसमें क्या होता है, योजन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो योजन का अर्थ हो जाएगा इसमें चट्टान का मुख्य खनिज के साथ जल का जुड़ना क्या कहलाता है, जल योजन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो चट्टान का मुख्य खनिज होता है उसके साथ में क्या होता है, जल जुड़ जाता है। और अपन ने जो जल विश्लेषण देखा था उसमें क्या होता है, संपर्क में आता है। संपर्क में आने के कारण क्या हो जाता है, दोनों अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो चट्टान का मुख्य खनिज होता है उसके साथ में क्या होता है, जल का जुड़ जाता है। यानी कि जो चट्टान का कोई भी जो खनिज होगा उसके साथ में वो जल हमेशा परमानेंट स्थायी रूप से रहेगा। तो इसमें अपन देख लेते हैं, जैसे इसके उदाहरण की बात करें अपन, तो उदाहरण में देख लेते हैं अपन, जैसे कोई भी चट्टान का मुख्य खनिज है जिसका नाम है क्या,
Fe2O3 प्लस जल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा आगे जाकर, ये बना लेगा Fe2O3 डॉट 3H2O बना लेगा। ठीक है ना, तो इसमें जो जल का जो अणु होता है उसको संतुलित करने के लिए इसमें कितने 3 अणु होते हैं। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है कि हीमेटाइट, हीमेटाइट होता है। और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है लाइमोनाइट, लाइमोनाइट। इसमें दोनों में क्या होता है, तो जो हीमेटाइट होता है ये कौन से रंग का होता है, तो हीमेटाइट कौन से रंग का होता है, तो हरा रंग का होता है। और लाइमोनाइट किस रंग का होता है, तो ये कैसा होता है, ये लाइम होता है जो क्या होता है, लाइमोनाइट होता है जो किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। हीमेटाइट हरा रंग का होता है और लाइमोनाइट पीला रंग का होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हीमेटाइट और लाइमोनाइट का रंग क्या होता है, कलर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो जल का अणु होता है, जल का अणु क्या होता है, मुख्य जो खनिज होता है चट्टान का उसके साथ में जुड़ जाता है। तो जुड़ता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जल वियोजन कहते हैं। तो उम्मीद है कि किस प्रकार जुड़ता है ये आपको समझ में होगा। इसके अलावा अपन और भी देख सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट की बात करते हैं। जिंक सल्फेट में क्या होता है, ZnSO4 होता है, उसके साथ में अगर जल के साथ अणु जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, पूरा एक कंप्लीट कंपाउंड बना लेता है जिंक सल्फेट का। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, जल वियोजन की क्रिया होती है। नंबर थर्ड देखते हैं अपन अपचयन। नंबर थर्ड की बात करें अपचयन। अपचयन का अर्थ क्या होता है, तो अपचयन का अर्थ होता है क्या, इसकी अलग अलग परिभाषा होती है। तो इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर इसकी परिभाषा दी जाती है। तो इसकी अपचयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी क्या, इसमें क्या हो जाएगा, चट्टान का मुख्य खनिज से ऑक्सीजन अलग होना। इसमें क्या होता है, जो चट्टान का मुख्य खनिज होता है से क्या हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अलग किस प्रकार होता है, तो वो इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन। Fe2 सॉरी F, इसमें अपन देखते हैं, इसका उदाहरण की बात करें तो FeO से क्या बन जाएगा, तो FeO प्लस इससे क्या होगा, अपचयन में क्या होता है, तो चट्टान का जो मुख्य खनिज होता है वो क्या खनिज क्या होता है, ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, तो Fe2O3। अब ये का जो हीमेटाइट होता है इसमें क्या होता है, Fe2O3 से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये क्या बना लेता है, ये क्या बना लेता है, FeO प्लस O2 बना लेता है। तो इसको तो बोलते हैं क्या, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं कि अपचयन के नाम से जानते हैं। तो अपचयन में क्या होता है, चट्टान का मुख्य खनिज कौन सा हो जाएगा, तो चट्टान का जो मुख्य खनिज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने हीमेटाइट, क्या हो जाएगा, हीमेटाइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपने, इसमें क्या होता है, जो Fe2O3 होता है इसमें FeO अलग हो जाता है, और इसमें FeO अलग होकर क्या बना लेता है, ऑक्सीजन भी इसमें क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। या अपन इसके अलावा और भी उदाहरण देखना चाहें अपन, तो अपन इसके अलावा और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ये अपने पास में क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या पृथक हो जाएगा, CaO अलग हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या, CO2 क्या हो जाएगा, अपने अलग हो जाएगा। तो ये उदाहरण बेटर रहेगा अपने लिए अपचयन के लिए। चट्टान का मुख्य खनिज से ऑक्सीजन का अलग होना, तो इसमें जो मुख्य खनिज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, और जो CO2 होती है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इसी प्रकार इसका अगर अपन उल्टा कर देंगे तो इसमें हो जाएगा कि चट्टान का मुख्य खनिज में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें नंबर 4 के बारे में देखते हैं। रासायनिक अपक्षय के अंदर नंबर 4 हो जाएगा अपने लिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या,
खनिज के साथ चट्टान का जो मुख्य खनिज होता है, खनिज के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन में तो क्या होता है, अलग होता है, और ऑक्सीकरण में क्या हो जाता है, खनिज जो चट्टान का जो मुख्य खनिज होता है उसके साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अब ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, जो ये अभिक्रिया इसी को अपन क्या कर देंगे, उल्टी कर देंगे। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो इसमें क्या हो जाएगा CaCO3। तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन था वो क्या होगा, जुड़ ऐड हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में अगर CO2 जुड़ता है तो CO2 में क्या, दो ऑक्सीजन के परमाणु है, तो दो ऑक्सीजन के परमाणु तो क्या बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहता है। तो ये अपने लिए अच्छा उदाहरण रहेगा, ठीक है। अब अपन नंबर 4 देखते हैं। अपन नंबर 4 हो गया, नंबर 5 की बात कर लेते हैं अपन। जो नंबर 5 है उसका नाम क्या है, तो नंबर 5 का नाम हो जाएगा अपने लिए क्या, कार्बोनेटीकरण। नंबर 5 हो जाएगा क्या, कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण में क्या होता है, तो कार्बोनेटीकरण में क्या होता है, तो इसमें होता है क्या, जो चट्टान का जो मुख्य खनिज होता है, खनिज के साथ में क्या जुड़ता है, कार्बोनेट जुड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट का जुड़ना। खनिज के साथ किसका जुड़ना, कार्बोनेट का जुड़ना। इसका सूत्र क्या होता है, तो CO3 - 2 होता है। तो कार्बोनेटीकरण में क्या होता है, खनिज के साथ किसका जुड़ना, कार्बोनेट का जुड़ना। तो इसके उदाहरण की बात करते हैं अपन। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए अपने पास में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्या जुड़ रहा है, अपने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जुड़ रहा है अपने पास में क्या, H2CO3 जुड़ रहा है अपने, क्या जुड़ रहा है बाई, ये अपने जुड़ रहा है क्या, कार्बनिक अम्ल के नाम से इसको अपन जानते हैं। अगर ये जुड़ता है तो इससे क्या नया पदार्थ क्या बनता है, तो वो बनता है क्या, कैल्शियम, ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्या जुड़ गया, अपने साथ में कार्बोनेट जुड़ गया। कार्बोनेट जुड़ा तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम, इसका नाम है क्या, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है। तो 5 अभिक्रियाएं होगी, कौन कौन सी, सबसे पहले अपन ने जल विश्लेषण के बारे में देखा था, उसके बाद में जल योजन के बारे में देखा, उसके बाद अपचयन के बारे में देखा, उसके बाद ऑक्सीकरण के बारे में देखा, उसके बाद अपन ने देखा कार्बोनेटीकरण के बारे में देखा। अब इसमें एक और अभिक्रिया बची हुई है, उसके बारे में अपन देखते हैं। उसके बाद में जो रासायनिक अपक्षय जो अपने टॉपिक हो वो अपने कंप्लीट हो जाएगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपने जो लास्ट बचा है उसका नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने लिए नंबर 6 पर हो जाएगा क्या, विलियम। क्या हो जाएगा, विलियम। नंबर 6 पर हो जाएगा क्या, विलियम। इसमें विलियन की बात करें तो विलियन में क्या होता है, तो विलियन में केवल अपने को एक लाइन याद रखती है। इसमें क्या होता है, विलियन जो बनता है वो विलियन में क्या हो जाएगा, जल के साथ जो चट्टान के जो खनिज होंगे, खनिज का जल में घुलना। तो उस अगर कोई भी जो खनिज होगा वो क्या होगा, जल में घुल जाता है। तो ऐसे विलेन को अपन क्या, जल में घुल जाता है, और जल में घुलने के बाद में वो क्या बना लेता है, विलेन बना लेता है। तो इस कारण से क्या होता है, चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होता है और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें अपन, तो जो जल में जो कॉपर सल्फेट होता है, तो जो कॉपर, इसको क्या बोलते हैं, नीला थोथा के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नीला थोथा कहते हैं। और अगर इसमें क्या होता है, जल जो जल होता है, कॉपर सल्फेट को अगर अपन जल के साथ में क्या करते हैं, मिलाते हैं, उसको घोलते हैं, तो ये आगे पूरा क्या बना लेता है, विलेन बना लेता है। क्या बना लेता है, विलेन बना लेता है। और जो ये विलेन होता है, ये विलेन किस रंग का होता है, तो नीले रंग का विलेन होता है, नीले रंग का, नीले रंग का विलेन हो जाता है। तो
तो इस प्रकार क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है जल में घुलाने पर क्या है, एक विलयन का निर्माण करता है, और विलयन का निर्माण के कारण क्या होता है, जो उसका रंग होता है वो क्या होता है, नीले रंग का होता है। और यही क्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। लगातार चलते रहने के कारण क्या हो जाता है, उसमें जो इसकी रासायनिक जो प्रकृति होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, होने लगता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और आगे जाकर एक नई कमजोर चट्टान का रूप ले लेता है। और कमजोर चट्टानों में धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रहने के कारण आगे जाकर ये एक मृदा का निर्माण करने लगता है। ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। चट्टानों को अपक्षय के बारे में आज अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। फटाफट 5 मिनट में अपन रिविजन कर लेते हैं। इसमें अपन ने देखा अपक्षय के बारे में, चट्टानों का अपक्षय के बारे में देखा था। अपक्षय क्या होता है, तो अपक्षय का अर्थ, शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा था कि चट्टानों का टूटना या विखंडन या अलग होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अपक्षय के प्रकार देखे थे अपन ने, जिसमें अपन ने 3 के बारे में देखा था। कौन कौन से, तो सबसे पहले अपन ने देखा भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय के बारे में देखा। इन तीनों के बारे में अपन ने शाब्दिक अर्थ का जानने का प्रयास की। भौतिक अपक्षय किस प्रकार होता है, रासायनिक अपक्षय किस प्रकार होता है, और जो जैविक अपक्षय होता है वो किस प्रकार होता है। उसके बाद में अपन ने भौतिक अपक्षय के बारे में विस्तार से देखा, उसकी परिभाषा देखी, और उसके अंदर कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में देखा। जिसमें अपन ने देखा जल के बारे में देखा, वायु के बारे में देखा, तापमान के बारे में देखा, आकाशीय बिजली का कड़कना, बर्फ के बारे में देखा, और पाले के बारे में, फ्रोस्ट के बारे में देखा। इन सभी 6 कारकों से किस प्रकार चट्टानें कमजोर होती है उन सभी के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। अब उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट देखा रासायनिक अपक्षय के बारे में देखा। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है, तो जो चट्टानों की जो रासायनिक प्रकृति होती है, रासायनिक प्रकृति में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, जिसमें उसकी विशिष्ट संरचना होती है, विशिष्ट संगठन होता है उसका, विशिष्ट उसकी आकृति होती है, उसका माप होता है, उसके विशेष गुण होते हैं। उन सभी ये उसकी रासायनिक प्रकृति होती है। रासायनिक प्रकृति में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तन हो जाता है, और इससे क्या होता है, धीरे धीरे चट्टानें कमजोर होने लगती है। इसी को अपन ने रासायनिक अपक्षय नाम दिया था। रासायनिक अपक्षय में अपन ने विभिन्न 6 से 7 अभिक्रियाएं देखी या प्रक्रियाएं देखी थी। उसमें सबसे पहले अपन ने जल विश्लेषण के बारे में देखा, जल योजन के बारे में देखा, ऑक्सीकरण के बारे में देखा, अपचयन के बारे में देखा, विलयन के बारे में देखा। उसके अलावा अपन ने देखा था कार्बोनेटीकरण के बारे में देखा। तो इसमें अपन ने सबसे पहले जल विश्लेषण में देखा कि इसमें क्या होता है, जो चट्टान का मुख्य खनिज होता है उसमें वो जल के संपर्क में आता है, तो उससे एक नया माइक्रोक्लाइन से क्या बनता है, अम्ल सिलिकेट बनता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि जल योजन में क्या होता है, तो जो चट्टान का जो मुख्य खनिज होता है उसके साथ जल उसके साथ में जुड़ जाता है। उसको अपन ने देखा, तो उसमें अपन ने देखा था जैसे अपन ने देखा हीमेटाइट के साथ में कौन जुड़ता है, तो हीमेटाइट के साथ में जुड़ता है जब जल जुड़ जाता है तो उससे अपन लाइमोनाइट कहते हैं। उसके बारे में देखा अपन। उसके बाद में अपन ने अपचयन के बारे में देखा। अपचयन में अपन ने देखा ऑक्सीजन का अलग होना मुख्य खनिज से, तो उसमें अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण से समझने का प्रयास किया। उसके बाद में अपन ने देखा ऑक्सीकरण के बारे में देखा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ जाता है मुख्य खनिज के साथ में, वो देखा अपन ने। उसका उदाहरण के बारे में देखा। विलयन के बारे में देखा। विलयन में क्या होता है, तो विलयन में जल के साथ में जब कोई भी अपन विलयन के जैसे मान लीजिए अपन कैल्शियम कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाता है, और ये नीले रंग का विलयन बनता है। विलयन के बारे में अपन ने विस्तार से देखा। उसके बाद में अपन ने देखा कार्बोनेटीकरण के बारे में देखा। इसमें क्या होता है, चट्टान के मुख्य खनिज के साथ में कार्बोनेट का जुड़ जाता है, उसे अपन कार्बोनेटीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण भी अपन ने अच्छे से देखा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया हो तो, ताकि आपको इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहे, और आप कोई भी नई जानकारी हो तो आपके पास में सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। उम्मीद है आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।